हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीसी 106 के यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इस वीडियो में हम सिर्फ एक टॉपिक कवर करेंगे। ये एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है इस टॉपिक के ऊपर। सो ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बाद ही डिसाइड किया गया है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। ये आपका यूनिट 1 का टॉपिक है। यूनिट 1 से आपके 2 टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ philosophical contexts and non-western traditions in psychology, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम philosophical context के बारे में बात करेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर में 3 बार आ चुका है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं। साइंस क्या होती है? सबसे पहले इसमें बताया हुआ है कि साइंस रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। जैसा कि हमने बीपीसीसी 101 में भी पढ़ा है लास्ट ईयर कि साइंस होती है किसी भी नॉलेज का सिस्टमैटिक एक्विजिशन करना। ठीक है, लेकिन इसमें भी साइंस के भी आपके 2 व्यू हो सकते हैं, नैरो व्यू एंड ब्रॉड व्यू। सो नैरो व्यू क्या कहता है कि जो सेंसरी ऑब्जर्वेशन है वो ही सिर्फ और सिर्फ वैलिड और साइंटिफिक है। इसको हम एम्पेरिसिज्म भी कहते हैं। जो एम्पेरिकल व्यू है साइंस का वो सिर्फ एक व्यू है। इसके अलावा आपके पास दूसरा व्यू भी है, रैशनलिज्म। इन कॉन्ट्रास्ट टू रैशनलिज्म जो एम्पेरिकल व्यू है वो लिमिटेड एंड नैरो है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ सेंसरी बेस्ड ऑब्जर्वेशन को ही वैलिड माना जाता है। वेयर एज रैशनलिज्म जो होता है वो ह्यूमन इंटेलेक्ट से जो न्यू नॉलेज जनरेट होती है उसके लिए भी उसको भी वैलिड माना जाता है उसमें। ऑल्दो जो हमारा रैशनलिज्म है वो एम्पेरिकल व्यू से पहले आया था, बट लेकिन एम्पेरिकल व्यू के फैक्ट्स पे बेस्ड होने की वजह से आजकल वो ज़्यादा फेमस है, राइट। Although chronologically, rationalism was advocated by the philosophers as the perspective of science much before the adoption of empiricism, the empiricist perspective dominated the discipline of psychology for a long time. However, some of the psychological theories have been influenced by the philosophy of rationalism as well. मतलब ऐसा नहीं है कि सभी थ्योरीज में एम्पेरिकल व्यू यूज हुआ है, कुछ थ्योरीज में रैशनल व्यू भी यूज किया गया है, राइट। जो एम्पेरिकल व्यू होता है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, इसलिए उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, तो इस वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर है और रिस्पेक्टेड है इन नेचुरल साइंसेस। As natural sciences help people to overcome the uncertainties and difficulties of life and also make human life more predictable and comfortable. तो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कि एम्पेरिकल व्यू के सपोर्टर्स कौन थे और रैशनल व्यू के सपोर्टर कौन थे। तो जो विलियम वुंड थे, जो वुंड थे जिनके बारे में हम बीपीसीसी 101 में भी पढ़ चुके हैं एज अ फादर ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने एम्पेरिकल पर्सपेक्टिव से ही साइंस को देखा था, क्योंकि वो एक फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे, राइट, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड की ज़्यादा स्कोप थी। सो उन्होंने एम्पेरिकल व्यू को ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। इट इज़ सेड दैट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वॉज एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। इसमें क्या बता रहा है, क्योंकि जो वुंड थे वो फिजियोलॉजिस्ट थे, तो जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है वो एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी का ही पार्ट है, लाइक उसी से डेवलप हुआ है। तो उन्होंने एक बुक भी लिखी थी वुंड ने, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसमें उन्होंने बताया है कि जो मेथड ऑफ फिजियोलॉजी हैं वो कैसे
साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स थे, राइट। नेक्स्ट, जो जॉन वॉटसन थे, फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, उन उनको किस लिए जाना जाता है? उनको जाना जाता है कि उन्होंने जो साइंस साइकोलॉजी को एज अ साइंस ही डेवलप करने के लिए अपना मेन फोकस किया, राइट। टू हिम ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। जबकि जेस्टाल्ट जो थे, जिनके बारे में हमने परसेप्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था लास्ट ईयर, उनका जो मेन फोकस था वो रैशनलिज्म पे था। नेक्स्ट हमारे पास है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड जो थे, वो साइको एनालिसिस के फाउंडर थे। इनका नाम भी आपने जब से BPCC 101 स्टार्ट किया है तब से ही सुनते आ रहे हैं। जो कि बट लेकिन जो इनका व्यू था, एम्पेरिकल था या फिर रैशनल था, ये कुछ फिक्स नहीं था। ये दोनों ही व्यूज़ पर काम करते थे, राइट। हिज philosophical position is not very clear regarding the use of particular scientific perspective for his system of thought, राइट। तो अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? वुंड के बारे में हमने पढ़ा, राइट। फर्स्ट हमने वुंड के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा जॉन वॉटसन के बारे में, थर्ड हमने पढ़ा जेस्टाल्ट स्कूल के बारे में, एंड देन फोर्थ हमने पढ़ा सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। तो इसमें अभी तक हमने जो वुंड थे उनका था एम्पेरिकल व्यू, वॉटसन का जो था वो भी एम्पेरिकल व्यू था, जेस्टाल्ट स्कूल का रैशनल व्यू था। बट लेकिन जो सिगमंड फ्रॉइड थे उनका व्यू क्लियर नहीं था, राइट। वो हाफ इस साइड थे, हाफ इस साइड थे। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमनिस्टिक एक्सटेंशियल साइकोलॉजी। ये एक अनदर स्कूल है साइकोलॉजिकल थॉट का, लेकिन वो उनका क्या व्यू था? उनका व्यू था रैशनल व्यू था उनका, राइट। तो अपोज टू अप्लाइंग एन एनालिटिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर। According to them, every person is born free and has the capability to develop his her potential. The discipline of psychology should help the person in this endeavor. This group of psychologists advocated the phenomenological approach to understand the experiences of the person. Right. नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े उससे क्या क्लियर होता है? उससे क्लियर होता है कि अगर हम किसी एक व्यू से साइकोलॉजी को देखेंगे तो उसका जो साइकोलॉजी का स्कोप है वो लिमिटेड हो जाएगा, राइट। इफ साइंटिफिक साइकोलॉजी इज डिफाइंड इन पर्टिकुलर वे, इट स्पेसिफाइज और डिफाइंस द स्कोप ऑफ डिसिप्लिन इन अ लिमिटेड सेंस। तो जैसे ये पूरा दोनों का मिलाकर इतना है, तो एक व्यू से इसका स्कोप आधा ही हो जाएगा, राइट। क्योंकि सब चीज़ रैशनली भी नहीं समझी जा सकती और सब चीज़ इम्पेरिकली भी नहीं समझी जा सकती। तो what constitute the subject matter of psychology depends on what the thinker associated with particular school of thought consider important. जो साइकोलॉजी का मैटर है वो क्या इम्पोर्टेंट है, वो डिपेंड करता है कि किसको, किसके फॉलोअर के व्यू को हम पढ़ते हैं, राइट। अगर हम उनके व्यू फॉलोअर को पढ़ेंगे तो उसका व्यू इम्पेरिकल होगा। बट लेकिन अगर हम जेस्टाल्ट साइकोलॉजी या जेस्टाल्ट स्कूल को पढ़ेंगे, जैसे उसमें प्रिंसिपल ऑफ इल्यूजन्स थे, तो वो सब इम्पेरिकल नहीं थे, वो रैशनल थे। उसमें किसी भी चीज़ के बारे में कोई फैक्ट नहीं बताया हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताया हुआ था कि जो उन्होंने देखा और उन्हें सही लगा। तो यही इसमें बताया गया कि जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके व्यू को हम पढ़ेंगे, उसी का व्यू हमें इम्पोर्टेंट लगने लगेगा। तो अगर हमें साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है तो हम किसी भी एक पर फोकस ना करें, हमें दोनों को मिलाकर पढ़ना है इसको, राइट। अभी जो हमारा मेन फोकस है, जो मेन फोकस मोस्ट बुक्स में है, वो है एम्पेरिकल व्यू पे। बट लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बायस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ थिंकर्स को ही बताया हुआ है, रेदर देन पूरे इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट, राइट। तो इसके आगे हमें बताया हुआ है कि वुंड जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एम्पेरिकल व्यू के फॉलोअर नहीं थे, उन्होंने बाद में जाके रैशनल व्यू को भी अडॉप्ट कर लिया था। तो इसमें पढ़ेंगे, हम रीड करके बताएंगे। द रीडर में गेट द इम्प्रेशन दैट द विल्हेम वुंड वॉज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी एज ही एस्टैब्लिश द फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी एट लीपिग यूनिवर्सिटी इन 1879, राइट।
तो इससे क्या पता, इसमें ये बोला है कि हमें अब तक हमने जितना पढ़ा उससे हमें ये लग सकता है कि वुन जो थे वो एम्पेरिकल के ही फॉलोअर थे ओनली, बट लेकिन ये एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं है। ये जो है, ये जो इमेज है वुन की, वो कंस्ट्रक्ट की गई है किसके द्वारा? कुछ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जिनके लिए साइंटिफिक साइकोलॉजी की एक पर्टिकुलर इमेज थी। तो इसमें हमें बताया हुआ है कि जो वुंड थे उन्हें समझ में आ गया था कि जो साइकोलॉजी है उसको हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू नहीं समझ सकते। तो उन्होंने इसके इसी के लिए सिंपल मेंटल प्रोसेसेस को तो समझा जा सकता है एक्सपेरिमेंट मेथड से, बट लेकिन जो हायर मेंटल प्रोसेसेस है उनके लिए हमें क्या चाहिए? उनके लिए हमें चाहिए रैशनैलिटी। तो इसीलिए उन्होंने एक न्यू एरिया ऑफ साइकोलॉजी भी डेवलप किया था, जिसको उन्होंने बोला था वोल्का साइकोलॉजीज। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग है कल्चरल और सोशल साइकोलॉजी, राइट? तो ये क्यों उन्होंने स्टार्ट किया था? टू स्टडी द प्रोडक्ट ऑफ हायर मेंटल प्रोसेसेस, राइट? ही डिवोटेड मोर टाइम टू वोल्कर साइकोलॉजीज देन ऑन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजीज. These facts about Wundt clearly shows that Wundt himself had thought psychology should be broader than merely being an experimental discipline. तो इसमें हमें यही बताया हुआ है कि हम वुंड जो फाउंडर थे साइकोलॉजी के, उनके उनका भी व्यू सिर्फ और सिर्फ एक पे डिपेंड नहीं था। उनके भी दो व्यूज थे। वो भी उनको भी ये पता था कि साइकोलॉजी को ब्रॉड करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिसिप्लिन से बाहर निकलना भी ज़रूरी है, राइट? नेक्स्ट हमें एक और फॉलोअर ऑफ वुंड के बारे में बताया हुआ है, दैट इज़ विलियम जेम्स। तो वो भी वुंड की तरह एक फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने वुंड के अंडर ही काम किया था। तो उन्होंने साइकोलॉजी को एज अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडी किया था, राइट? बट लेकिन उन्होंने जब इसको थोड़े टाइम स्टडी किया साइंटिफिक साइकोलॉजी को, तो उन्हें समझ में आया कि कॉन्शियसनेस के थ्रू साइकोलॉजी को समझना लाइक पॉसिबल नहीं है पूरा समझना। तो इसी वजह से उन्होंने साइकोलॉजी को क्विट कर दिया और उन्होंने उसको क्या नाम दिया? नेस्टी लिटिल साइंस, राइट? तो इसके बाद अब हम इतना जो हमने पढ़ा उससे हम क्या समझे? उससे हमें समझ में आया कि जो भी साइकोलॉजी का व्यू है उसको एक चीज़ पे लिमिट करना उसकी क्या कहते हैं स्कोप को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन ऑफ द व्यूज ऑफ टू एमिनेंट थिंकर्स इन साइकोलॉजी, वन नीड्स टू अप्रिशिएट द एलिमेंट ऑफ आर्बिटेरीनेस, राइट? आर्बिटेरीनेस क्या होता है? पर्सनल और रैंडम व्यू, राइट? आर्बिटरी का मतलब ये होता है। तो इसलिए साइकोलॉजी को साइंटिफिक डिसिप्लिन कहना ही काफ़ी नहीं है। अगर हम साइंटिफिक डिसिप्लिन कहेंगे तो वो नैरो हो जाएगा, राइट? Therefore, it is imperative to study the historical forces that shape the discipline in a particular direction. इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम पढ़ें जिससे कि जो हिस्टोरिकल फोर्स हैं वो किसी उसको एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है अगर हमें साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है तो, राइट? तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इसको एग्जाम पॉइंट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसको कैसे लिखना है फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट को। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इम्पेरिसिज्म या रैशनलिज्म में क्या डिफरेंस है, वो कैसे रिलेटेड हैं, राइट? तो अगर हमारे पास मेन क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में अब तक पूछा गया है वो फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट का ही पूछा गया है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे इम्पेरिसिज्म क्या होता है ये बताएंगे, एंड रैशनलिज्म क्या होता है ये बताएंगे। देन हम इसमें बताएंगे कि जो हमने अलग अलग व्यूज़ पढ़े वो उनका क्या व्यू था, उन्होंने क्या क्या बुक लिखी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखेंगे, राइट? अगर आप एक मैप सा बना लेंगे उससे आपको ईजी रहेगा कि आपको अगर ये फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है तो क्या क्या लिखना है। तो पहला टॉपिक हम नोट करेंगे विल्हेम वुंड का। देन उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे कि वो कैसे साइंस को इम्पेरिकल समझते थे, पहले वो बताएंगे। देन उसके बाद हम लिखेंगे जॉन वॉटसन का, जो कि फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म थे, उनका क्या व्यू था ये बताएंगे। देन उनका व्यू कैसे जेस्टाल्ट से अलग था, वो सिगमंड फ्रॉइड का व्यू क्लियर नहीं था, ये बताना भी ज़रूरी है। देन उसके बाद ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का क्या व्यू था वो बताना है। देन इस पैराग्राफ में अगर आपको जो बताया हुआ है कि अगर हम साइंटिफिकली उसको साइकोलॉजी को डिफाइन करेंगे तो इसका स्कोप नैरो हो जाएगा, राइट? तो इतना हम इसमें से लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया हुआ है कि
कि सिर्फ़ और सिर्फ़ साइकोलॉजी के जो फाउंडर थे, उनके हिसाब से भी एक व्यू इनफ नहीं था, राइट? एक व्यू इनफ नहीं था। साइकोलॉजी को ब्रॉड करने के लिए हमारे पास दोनों व्यू का होना ज़रूरी है। तो ये हम लिख देंगे कि कैसे वो एम्पिरिकल व्यू को अबैंडन करके रैशनल व्यू की तरफ को चले गए थे। देन विलियम के बारे में बता देंगे हम। तो ये सब लिखने के बाद लास्ट में हम इसको कंक्लूड कर देंगे इस पैराग्राफ से, कि वो कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो जो हिस्टोरिकल फोर्सेस ने एक साइड पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो साइकोलॉजी को शेप किया है उसको अवॉइड करके हम सबके व्यू अलग अलग पढ़ें, अगर हमें अच्छे से पढ़ना है तो, राइट? दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये पीडीएफ आपको, मतलब ये ब्लॉक वन का पीडीएफ है, दैट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल। आपको सिर्फ डालना है ब्लॉक वन BPCC 106। आपके पास ये पीडीएफ की लिंक आ जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, उससे डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशंस है साइकोलॉजी के, वो क्या है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।